बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमारे गोट और शीप फार्मिंग के बारे में ये चौथा प्रोग्राम है और पिछले प्रोग्राम के आखिर में मैंने बताया था कि इस मरतबा हम प्रोग्राम करेंगे कि क्या ग्रेजिंग या चराई या बाड़े के अंदर जानवरों को रखना फ़ायदेमंद है, इनमें से किसके अंदर फ़ायदा ज़्यादा है और किसके अंदर नुकसान कम है। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इसी के बारे में है कि क्या हमारे जानवरों के लिए, भेड़ और बकरियों के लिए चराई कितने फ़ायदेमंद है। यहाँ पाकिस्तान में रहने वाला हर आदमी जो है वो ये समझता है कि चराई के बग़ैर हमारे जानवर जो हैं, ये भेड़ और बकरी, ये कभी भी सेहतमंद नहीं रह सकते और इनकी पैदावार अच्छी नहीं हो सकती। अब इसके ऊपर हम भूल जाते हैं कि चराई के फ़वाइद क्या है और चराई के नुकसानात क्या हैं। मेरी राय के अंदर जो मैंने दुनिया के अंदर तजर्बा किया है और दुनिया को देखा है, उसके मुताबिक चराई के कुछ प्रोटोकॉल हैं। हमारे यहाँ चराई का सिर्फ़ एक फ़ायदा है और वो फ़ायदा ये है कि ये मुफ्त में होती है। कहाँ होती है? रेलवे लाइन के दोनों तरफ, पहाड़ों की तरफ, गलियों में, या उन फसलों में जिनके बारे में कहा जाता है कि फ़सल उठा ली गई है और जानवर वहाँ पर चले जाएं। अब अगर मैं हिसाब लगाऊं तो उस हिसाब के अंदर उसका मुझे सिर्फ़ एक बेनिफिट नज़र आता है और वो बेनिफिट ये है कि बकरी और भेड़ वाले की कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन इसके नुकसानात जब मैं अदरवाइज़ देखता हूँ, इसमें पहला बड़ा नुकसान तो सबसे बड़ा है जो हम थ्रू आउट बहस में लाते रहे हैं, और वो ये है कि 70% बच्चों की जो अमवात हैं वो सिर्फ़ इसी वजह से होती हैं कि हमारे जहन में बात बैठी हुई है कि चराई के बग़ैर हमारे जानवर जो हैं वो सेहतमंद नहीं रह सकते। दुनिया के अंदर जो चराई होती है उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। उन प्रोटोकॉल्स में ये है कि 1 एकड़ भेड़ के लिए वो रखा जाता है और उसके अंदर वो सारा साल चलती रहती है। चूँकि वहाँ बारिशों का निज़ाम है, लिहाजा बारिशों के मुताबिक उन्होंने गुंजाइश रखी होती है कि अगर खुदा न खास्ता बारिशें लेट हो जाएं या बारिशें फ़ेल हो जाएं तो वो जानवर जो है उसको खुराक 1 साल तक मिलती रहे। हमारे यहाँ ये मामला नहीं है। हमारे यहाँ मामला ये है, मौसम अच्छा होगा तो चराई के लिए अवेलेबल जो चारा है, जो पत्तों की शक्ल में है, जो घास की शक्ल में है, वो हमारे जानवरों को ज़्यादा मिलता है। और जब सर्दी आती हैं या चारे की कमी होती है और दरख्तों पर पत्ते नहीं होते, उस वक्त हमारे जानवर भूखे रह जाते हैं। अब वो जानवर चाहे उस वक्त प्रेग्नेंट हो, वो जानवर चाहे हीट में आने वाला हो, उसी के नतीजे के अंदर चूँकि हम दूसरी खुराक का बंदोबस्त नहीं करते और हमारा ईमान इस बात के ऊपर है कि सिर्फ चराई से ही जानवर ठीक ठाक रह सकते हैं, उस चराई के अंदर सिवाय भाग दौड़ के अलावा जानवर के पास कुछ नहीं होता। कभी आपने गौर किया है कि जब जानवरों को चराई के लिए, जानवरों का मतलब है भेड़ों और बकरियों को, जब चराई के लिए निकाला जाता है वो किस कदर भागती हैं? इसलिए कि उनको पता नहीं होता आगे जाके हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसी के नतीजे में अगर ज़्यादा मिल गया तो उनको अफारा होता है और अगर कम मिला तो वो भूख की हालत के अंदर आके रात गुजारती हैं। तो मेरा यही पॉइंट है कि दुनिया के अंदर चराई है, लेकिन उस चराई के लिए इतनी खुराक जिसे आप एनिमल फूड सिक्योरिटी आप कहते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके 70% बच्चे नहीं मरेंगे, इसलिए कि आपके जानवरों को और आपके बच्चों को प्रॉपर खुराक मिल रही है। अब चराई का मेरे नज़दीक जो मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, उसमें सिवाय एक फ़ायदे के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में मैं उसके नुकसानात गिनवाता हूँ। वो फ़ायदा ये है कि किसान के ऊपर इसका ख़र्चा सिवाय उस आदमी को जो साथ में भेजा हुआ है, वो जाता है, कोई दरख्तों की शाखें काटता है, किसी का खाली ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर उसने वो चरा लिया और वो शाम को वापस आ गया। अब आप उसके नुकसानात देखें। नुकसानात के अंदर ये है कि जब चारा ज़्यादा मिला तो जानवरों को अफारा हुआ। वहीं रास्ते के अंदर ही जहाँ पानी मिला वो उन्होंने पानी पी लिया। इसका मतलब ये है कि वर्म्स की इन्फेस्टेशन जो आपने डिवर्मिंग करवाई है उसका भी फ़ायदा कोई नहीं हुआ, इसलिए कि जो आप बाड़े के अंदर पिला रहे हैं उनको पानी, वो साफ़ सुथरा होगा, और जो रास्ते में किसी टोए टिब्बे के अंदर पिएंगे उसके अंदर
इस किस्म की जो गिलाज़त है वो वहाँ मौजूद होगी और वो आप जानवरों को फीड कर रहे होंगे। इसी तरीके से मेरे जो किसान भाई हैं उन्होंने देखा होगा कि कभी कभार कोई बकरी जो है उसको ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो इस तरह चक्कर काटना शुरू कर देती है, उसे कहते हैं चक्री। और वो क्या है, वो ये है कि वो कुत्तों की फीसिस जहाँ पड़ी हुई हों और वहाँ पड़ी हुई घास अगर वो खा ले तो उन कुत्तों की फीसिस के अंदर उसको कहते हैं टेप वर्म, और वो टेप वर्म जाता है दिमाग के अंदर। उसकी दवाई भी मुख्तलिफ है। तो लिहाजा यहाँ पर उसका तस्वुर नहीं है सिवाय इसके कि ऐसे जानवर को ज़िबा कर दिया जाए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि चराई का एक ही लफ्ज़ है और वो है एक्सरसाइज। अगर आप अपने जानवर को एक्सरसाइज अच्छे तरीके से दे सकेंगे तो फिर आपके जानवर महफूज भी रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे, उनके बच्चों की देखभाल भी होगी, उनकी अपनी हालत भी बेहतर होगी। लिहाजा कभी आप ज़रा गौर फरमाएं कि मेरे जानवर अगर वो बाहर जाते हैं, एक तो वो वर्म इन्फेस्टेशन उसका एक ज़रिया होगा, अफारे का ज़रिया होगा, वो भूखे होंगे, उनकी उस तरीके से नरिशमेंट या उनकी जो खिलाई पिलाई या उनकी बढ़ोतरी उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से हमने सोची हुई है। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये एक गुर्बत मिटाव का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है और एक ज़रिया बेहतरीन कारोबार का भी है। इसलिए कि बीफ के मुकाबले में अगर आप गोश्त बकरियों का और भेड़ों का देखें तो आपको इसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी और बाहर के ममालिक के अंदर भी इसकी मांग है। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि कुछ कसाईयों की दुकानें हैं, उसके ऊपर लिखा होता है यहाँ पाकिस्तानी बकरों का गोश्त मिलता है और उसकी कीमत डबल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर गुर्बत मुकाव वाला मामला है, जब भी आपके जानवर अगर अच्छे होंगे और बच्चों की अमवात में कमी होगी और आपके जानवरों की हालत बेहतर होगी, जब भी एक फ़ायदे का कारोबार है। अगर आप बिज़नेस के तौर पर लेकर जाना चाहें और 70% बच्चे नहीं मरते तो फिर भी ये एक फ़ायदेमंद कारोबार है। इससे बेहतर और कोई कारोबार हो नहीं सकता। पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो मैं मॉडल देखता हूँ वो और दुनिया के मॉडल्स को मैं कंपेयर करता हूँ, वो मैं ये देखता हूँ कि ये जानवर को ताज़ा पट्ठों की बजाय आप हे की सूरत के अंदर आपके पास चारा मौजूद होना चाहिए। अब हे कई किस्म की है, लेकिन आप देख लें हे वो है कि वही चारा है सिवाय उसके अंदर से पानी निकाला हुआ है। अब उसके फ़वाइद में एक फ़ायदा तो ये है कि उससे कभी अफारा नहीं होता। दूसरा फ़ायदा ये है कि जानवर अपनी मर्ज़ी से खाता है और आप उसको वहाँ रख सकते हैं और वो ज़ाय भी नहीं होता। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जो आप ताज़ा पट्ठे जो बाहर जा रहे हैं, मुमकिन है कोई स्प्रे करके चला गया हो और आपको पता ना हो, और वो जो पट्ठा लड़ने का तस्वुर है या पेस्टिसाइड का जो बैड इफ़ेक्ट है, जो आपकी है वो उससे महफूज रहेगी, उसके अंदर वो चीज़ नहीं होगी। तो जो एनिमल फूड सिक्योरिटी है उसके मुताबिक मैंने एक मॉडल बनाया है। वो मॉडल पाकिस्तान के मेरे भाई वो अगर उसको अपनाएं तो वो उनका एक बेहतरीन बिज़नेस मॉडल बनता है और वो बनता है कि आपके पास तकरीबन 100 अच्छी बकरियां होनी चाहिए। और 100 अच्छी बकरियों का मतलब क्या है? ये एक तस्वुर है कि जब आप ख़रीदेंगे तो कितना ही फ़नकार आदमी क्यों ना हो, 75% बकरियाँ आपको अच्छी मिलेंगी और 25% जो है वो आपके SOP से कम की मिलेंगी। उन 25% को आप रिप्लेस कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो उसमें दोबारा जो है जो अच्छे बच्चे आपके पैदा होंगे वो उसमें शामिल हो जाएंगे। अब ये मॉडल जो है ये 12 एकड़ का मॉडल है कि आपके पास 12 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। 12 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। ये वो मॉडल है जो एक कामयाबी का मॉडल है कि मुसलसल आपके 70% उसके अंदर बढ़ोतरी जानवरों की होती रहे, आपके जानवर बिकते रहें, नए बच्चे आते रहें, पुराने जाते रहें और आपका मदर स्टॉक अपनी जगह पर रहे। अब इसके अंदर क्या है कि जब मैं ये बात करता हूँ कि मेरे पास 100 बकरियाँ हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने अगर खिलाई पिलाई अच्छी की तो उसके बच्चे भी ज़्यादा होंगे। ये एक कानूनी नहीं बल्कि एक नेचुरल लॉ है। और कुदरत का कानून क्या है कि अगर आपने बकरी को अच्छा खिलाया तो वो ओवा ज़्यादा पैदा करेगी।
अगर आपने ब्रीडर को अच्छा खिलाया तो उसके सुपर्म ज़्यादा फर्टाइल होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे, और उसके नतीजे में जो आपकी बकरी पहले 3 सालों से एक एक बच्चा दे रही है वो 2, 3, 4 और 5 तक जा सकती है। तो ये आपने ख्याल करना है कि उसके अंदर कि आपने एनिमल फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, और वो एनिमल फूड सिक्योरिटी के लिए जो मैंने मॉडल बनाया है पाकिस्तानियों के लिए, उसके मुताबिक 3 ये टोटल 12 एकड़ आपके पास होने चाहिए। 12 एकड़ 100 बकरियाँ उसके लिए बहुत है। 100 बकरियों का मतलब कहने को 100 बकरी हैं। अगर उनके 200 बच्चे हों इसका मतलब है 300 है। अगर उनके 2 बच्चे हों इसका मतलब ये है कि फिर वो, अगर उनके 1 बच्चा हो तो फिर ये 200 को पाल रहे हैं आप, और अगर 2 बच्चे हों तो फिर आप 300 को पाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मॉडल मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आप 100 बकरियाँ रखकर जितने भी आगे बच्चे हों आप उनको भी पाल सकते हैं, बेहतरीन माँ बना सकते हैं, बेहतरीन आप उसको ब्रीडर बना सकते हैं, आपके बेचने वाला स्टॉक बन सकता है, और बच्चों की अमवात जो है वो 0 पर हो जाएगी और उनके अंदर बीमारियाँ नहीं आएंगी। अब उसके अंदर तरीका ये है कि पहले 3 एकड़ आपके पास लूसन ग्रास के हों। लूसन ग्रास यहाँ पे हर आदमी जानता है शिटाले को, और ये आपने मुसलसल काट कर इसकी हे बनाकर एक जगह पर महफूज रखनी है, और ये 3 एकड़ होंगे। 3 ही एकड़ आप रोड्स ग्रास के भी रखेंगे। उन 3 एकड़ के अंदर आपने रोड्स ग्रास को हे के तरीके से आपने उसमें से पैदावार लेनी है और उसको आपने इकट्ठे रखते रहना है। उसके बाद आपने 2 एकड़ जो है वो आपने मुरिंगा लगाना है। 2 एकड़ मुरिंगा लगाना है और 2 ही एकड़ आपने जंतर लगाने हैं। ये आपके बन गए टोटल 10 एकड़। अब आखिर से हम शुरू करते हैं। मुरिंगा के आपको मुरिंगा फॉडर के 4 कट आपको मिलेंगे, 6 कट तक वो जा सकता है, और हर कट जो है वो 300 मन का होगा। जंतर के भी आप 6 कट ले सकते हैं और उसका भी हर कट जो है वो कम से कम 300 मन का होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1800 मन ये चीज़ें आप फ्रेश खिला सकते हैं, इसलिए कि सबसे दुनिया में मुश्किल तरीन काम है इंसान का ज़हन तब्दील करना। क्योंकि आपके पाकिस्तानियों के ज़हन के अंदर ये बात आ नहीं सकती कि बग़ैर ताज़ा चारा खिलाए हमारे जानवर खुश रहते हैं। तो आपको खुश रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जंतर और थोड़ा सा मुरिंगा 2-2 एकड़ करके लगा लें। अब ये करने के बाद आपके पास 2 एकड़ बच जाएंगे। उस 2 एकड़ के अंदर आपने फॉरेस्ट उगाना है। फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट में कौन कौन से दरख्त होंगे? ये वो दरख्त होंगे जिनके पत्ते सर्दियों में नहीं गिरेंगे, और अगर गिरेंगे तो साथ में दूसरे दरख्त भी होंगे, यानी कि वो दरख्त के ऊपर दरख्त चढ़ा हुआ होगा। और उसमें पहले दरख्त का नाम है, आप मुरिंगा को ले लें, दूसरा श्री है हमारे पास, तीसरा अकेशिया सेनेगल है। कभी आपने देखा होगा उसकी लंबी लंबी फलियाँ होती हैं अकेशिया सेनेगल के अंदर, और वो फुल ऑफ प्रोटीन होती हैं। इसी तरीके से आप जामुन लगा सकते हैं। इससे और भी बेहतर है आप बेरी लगा सकते हैं। और एक झाड़ी है उसका नाम है एट्रीप्लेक्स। यहाँ निबजी, ये फैसलाबाद के अंदर एक अदारा है, इनके पास इनका बीज है, नर्सरी भी मिल सकती है। इसमें इसके पत्तों के अंदर 22% प्रोटीन होती है। तो ये 22% प्रोटीन ये इस मकसद के लिए होगी कि आप कभी कभार अपनी बकरियों को वहाँ छोड़ देंगे और वो वहाँ पर चरते रहेंगे। किकर के अंदर मैंने बताया अकेशिया सेनेगल, अकेशिया जूलीफरा, ये 2 किस्में हैं जो पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हैं। एट्रीप्लेक्स, इसको साल्ट बुश भी कहते हैं, ये तकरीबन इस हद तक आ जाएगा और बड़े ही अच्छे तरीके से गर्मियों के अंदर जानवर जो है वो दरमियान में से खा खा के अपना रास्ता बना लेंगे। अगर गर्मी भी हो तो उसमें छुपने की जगह होगी, और ये मुसलसल ग्रो करता रहता है। इसके पत्ते कदरे नमकीन भी होते हैं, लेकिन जानवर उससे बड़ा खुश होता है। अब ये सारे को अगर मैं मिलाऊं, ईपल आ गया, जामुन आ गया, बेरी आ गया, एट्रीप्लेक्स आ गया, मुरिंगा आ गया, किकर आ गया, शहतूत आ गया, इनकी सिलेक्शन आपकी है। ये 2 एकड़ का आप बहुत अच्छा आप एक फॉरेस्ट बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने लुसन को हार्वेस्ट किया और वहाँ से आपने हे उठा ली, तो 3 दिन के लिए आप वहाँ अपने बकरियों को छोड़ सकते हैं। वो बकरियाँ बच्चा कुचा खा लेंगी, आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुँचेगा।
और साथ में उनकी मैंगनी और पेशाब से उनको फर्टिलाइज भी हो जाएगा। 3 दिन के बाद इनको ट्रांसप्लांट कर दें इस तरफ जहाँ रोड्स ग्रास लगा हुआ है, वो रोड्स ग्रास के साथ भी ऐसे ही करेंगी। ये आपके 6 दिन हो गए। और उसके बाद जब आपने उसका कट काट लिया जंतर का तो वहाँ पर भी छोड़ दें, और जब आपने मोरिंगा का काट लिया तो वहाँ भी छोड़ दें, और बाकी दिनों के अंदर आप उसको सैर करवाते रहें अपने फॉरेस्ट की। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो वहाँ से मिलती रहेंगी। अब मैंने हिसाब किताब किया है, उस हिसाब किताब के मुताबिक 3 एकड़ में से आपको 24 टन पर एकड़ आपको हे मिलेगी। हे 8 टन एक कट के अंदर अगर अच्छी है वो तकरीबन साल की 1 एकड़ में मिलेगी, तो 3 एकड़ में 24 टन होगा। इसी तरह रोड्स ग्रास जो है वो 48 टन होगा। 48 टन का मतलब है 48,000 किलोग्राम। इसी तरीके से जंतर जो है वो 2 एकड़ जो है वो 72 मन देगा आपको, उसमें 6 कट होंगे, और मोरिंगा जो है वो भी तकरीबन इतना ही देगा। अब इस सारे को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 2,16,000 किलोग्राम बनता है। और जो आपने जानवर रखे हुए हैं, जो मैंने आपको तादाद बताई है कि 100 मदर स्टॉक है, बाकी बच्चे हैं, इनको ये आम तौर पर 2.5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, अगर पट्ठे हों तो 4 से 5 किलोग्राम, अगर हे हो तो वो 2.5 किलोग्राम, 3% ऑफ बॉडी वेट, ये आम तौर पर इन्होंने खाना है। और ये कुल खर्चा जो है 1,82,500 किलोग्राम का आपका खर्चा है साल का, और पैदा कर रहे हैं आप 2,16,000। अब 2,16,000 का ज़्यादा का मतलब ये है कि कहीं आपसे गलती हो गई और उतनी पैदावार नहीं आ सकी जितनी पैदावार मैंने बताई है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बारिश के दिनों में कहीं फंगस लग गई और आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जो पड़ोसी है उसके भी काम आ जाएं, जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर आप उसको दे दें, और कम से कम ये 2,60,000 किलोग्राम पैदा करके, और साथ में 2 एकड़ का फॉरेस्ट, और प्लस आपने उसके अंदर जो वंडा दिया उनको, जो मिनरल का सोर्स है, जो एनर्जी का सोर्स है, जो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो मैंने आपको फॉडर्स बताए हैं, वो उसके अंदर मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स, उसका वो एक सोर्स होगा, और जानवर खुश भी होंगे। अब असल मसला क्या है? एक्सरसाइज का। हमें शौक़ है कि हम दुनिया की तरह पैदावार लें। हम काम दोज़ख में जाने वाले करते हैं, लेकिन ख्वाहिश जन्नत की रखते हैं, तो हमें काम भी वो करने चाहिए। अब उस काम के अंदर क्या है? उस काम के अंदर ये है कि मुझे 16 स्क्वायर फुट चाहिए जानवर के लिए जगह, अंदर जो कवर्ड एरिया है, और उससे डबल एरिया जो है वो मुझे चाहिए बाहर। बाहर का मतलब ये है कि कभी आप बाहर वालों को देखें तो आपको नजर आएगा उन लोगों ने झूले भी लगाए होंगे, उन्होंने कुछ पौड़ियाँ बनाई हुई होंगी, सीढ़ियाँ, कि वो बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे आते हैं। यानी उनके खेलने के लिए, दौड़ने के लिए वो एनफ जगह होती है, और वो कवर्ड एरिया से डबल होती है। लेटस से 32 स्क्वायर फीट, लेटस से 40 स्क्वायर फीट। ये अगर आप बाड़ा इस किस्म का बनाएं कि वो आपके जानवर उधर भी आ जाए, और जिसको खाना है, वो जिसको खाना अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसको ज़रूरत नहीं है, वो बाहर जाकर अपनी एक्सरसाइज करे। तो ये एक तरीका है, जो एक वर्केबल तरीका है, जो ये काम करेंगे। आप ज़रा कैलकुलेशन करें। आप ये सोच रहे हैं कि जनाब मैंने ये लगाना है, मैंने ये लगाना है, मैंने ये लगाना है, इतना मेरा खर्चा हो गया, और उसके मुकाबले में अगर रेलवे लाइन के पास चले गए तो मेरा खर्चा कोई नहीं हुआ। तो भाई साहब, जब आप रेलवे लाइन पर जाएंगे तो 70% बच्चे मरेंगे भी सही। इन सर्दियों के अंदर जितने मुझे टेलीफोन आए हैं, वो सिवाय मौत की खबर के अलावा कोई खुशखबरी नहीं थी। तो ये चीज़ जो है, ये आपके जो आप खर्चा करेंगे, आपकी 70% अमवात बचेंगी। आप 70% को आप ज़रब दें उन पैसों से जो बाज़ार में आपने जाके बेचने हैं, और उसमें से आप इन पैसों को निकाल लें, तो आप देखें कि इससे बेहतरीन बिजनेस कहीं और नहीं हो सकता। जितना आप इनको खिलाएंगे, जितना आप इनको संभालेंगे, जितना आप इनके बच्चों को मरने से बचाएंगे, उतना ही फ़ायदा आपको नज़र आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझे किसी वक्त टेलीफोन कर सकते हैं। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। मैं कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं लेता। मेरे दफ्तर में लोग आते हैं, वो मशवरा भी लेकर जाते हैं, चाय भी पीकर जाते हैं,
और जब वो मुझसे कंसल्टेंसी फ़ीस की बात करते हैं, मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि मैंने आपको कुछ नहीं दिया, जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैंने उसी में से आपको कुछ दिया है। और मैं अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया है कि मुझे मौक़े दिए हैं सीखने के, मुझे मौक़े दिए हैं मुकाबले के, और मुझे मौक़े दिए हैं जीतने के। तो मैं उसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इस बिज़नेस को अपनाएं और इसको बिज़नेस के तौर पर, बिज़नेस प्रोटोकॉल के साथ इसको चलाएं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाज़िर हूँ। हाँ, मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूँ उस आदमी को कि पाकिस्तान का कोई शेर का बच्चा आए और वो ये कहे कि मैं 5000 बकरियों का फार्म बनाना चाहता हूँ। येस, आई एम देयर विदाउट एनी मनी टू हेल्प यू। जज़ाकल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।